हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे प्लेटफॉर्म इंग्लिश एक्सपो विद विशाल में। और आज हमें सीरीज शुरू करने वाले हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद ये वीडियो आपको मिल रही है, तो कुछ मैं अच्छा ही प्लान कर रहा था आपके लिए। और जो भी हम इसमें सीखेंगे, हमारी इंग्लिश को लेकर के जो समझ है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी इसके बाद में, क्योंकि जो हमारा सीरीज़ शुरू होने वाली है कि एकदम बेसिक से रहेगी। मीन्स इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से हुई, इंग्लिश की बेसिक यूनिट क्या है और हम इसको कैसे समझ सकते हैं, और क्या इंग्लिश लैंग्वेज अपने आप में कोई लैंग्वेज थी या फिर ये किसी और कई सारी लैंग्वेजेस को मिलकर के बनी है। तो इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। तो अगर हम जानकारी के लिए बात करें कि इंग्लिश क्या अपने आप में खुद में लैंग्वेज थी, तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जनरली बात करें कि तो इस इंग्लिश में 300 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस आपको इनका कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब क्या है कि इंग्लिश में अगर आप बात करें तो इसमें 300 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस शामिल हैं, उनके शब्द लिए गए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बट अगर जनरल स्पीकिंग में बात करें तो लैटिन, ग्रीक और फ्रेंच, इनको मिला करके ये इंग्लिश लैंग्वेज बनी है। इनके शब्द आपको इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो अब हमारी बात आती है कि इंग्लिश आखिर शुरू कहाँ से हुई और क्या है इसकी बेसिक यूनिट। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा बैकग्राउंड में, और हम बैकग्राउंड में देखेंगे कहाँ से चीज़ें शुरू हुई। तो अगर हम एकदम स्टार्टिंग से चलें, अभी आप यहाँ पर आप चाहे इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर सकते हैं या कोई भी भाषा की बात कर सकते हैं, कैसे उसका एवोल्यूशन हुआ। तो सोचिए कि जब हम प्रिमिटिव एज में, जब हम स्टार्टिंग में जो ह्यूमंस थे क्या करते थे, जंगलों में रहते थे, वहाँ पर उनको बस 2 से 3 चीज़ें चाहिए थी। एक तो खाना मिल जाए, दूसरा शेल्टर और प्रोटेक्शन, यही सब सारी चीज़ें उनको चाहिए थी। फिर क्या हुआ, हमारा एवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे हम इवॉल्व होते गए, हमारा विकास होता गया और फिर हमने बोलना शुरू किया, आवाज़ें निकालना शुरू की। तो वहीं से चीज़ें हमारी शुरू हो जाती हैं। तो इंग्लिश या कोई और भी भाषा क्या है, वहीं से शुरू हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात है कि इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश की जो बेसिक यूनिट है वो है क्या, साउंड है ना। किसी भी भाषा की बेसिक यूनिट क्या हो सकती है, आप उसको साउंड मान सकते हैं, ध्वनि मान सकते हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो सबसे पहले क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है। तो उस हम यही हमारी बेसिक यूनिट है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये उठता है कि इंग्लिश में कितने साउंड्स हैं, इंग्लिश में कितनी ध्वनियाँ हैं। तो इंग्लिश में टोटल मिला करके 44 यानी 44 साउंड्स हैं। क्लियर। अब इन 44 साउंड्स में फिर से रिपीट कर दूं, 44 साउंड्स की हम बात कर रहे हैं, लेटर्स की बात नहीं कर रहे। लेटर्स हमारे 26 लेटर्स हैं। हम साउंड्स की बात करें तो साउंड्स कितने हैं, 44 हैं। अब इन 44 साउंड्स का भी फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ है, आगे इनको बांटा गया है। तो इनमें जो वॉवल साउंड्स हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्वर जो ध्वनियाँ हैं, वो कितनी है, 20 हैं। और कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात करें तो ये 24 है। मतलब क्या है कि मीन्स टोटल जो ध्वनियाँ हैं वो 44 हैं, और उसमें से 20 हमारी जो हैं स्वर ध्वनियाँ हैं, और 24 जो हैं 24 हमारे क्या हैं, व्यंजन ध्वनियाँ हैं। इन्हीं मिला करके टोटल हमारे 44 साउंड्स बनते हैं इंग्लिश में। अब इनका निर्धारण कौन करता है, तो इनका निर्धारण या तो मीन्स हमारी जिस हम लैंग्वेज को बोल रहे हैं, ये हमारी ब्रिटिश और यूरोपियन इंग्लिश को हम बोलते हैं, तो इसका निर्धारण कौन करता है, बीबीसी करता है, मीन्स ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट करता है। या फिर इसका जो निर्धारण है ये मीन्स आईपीए है ना, ये आईपीए है कि इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, ये डिसाइड करता है कि इसमें चेंजेस क्या होंगे, प्रोनाउंसिएशन को लेकर क्या चेंजेस हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब चलिए हम आगे देखते हैं। तो हमने क्या सीखा कि इंग्लिश, किसी भी भाषा की शुरुआत हम कहाँ से कर सकते हैं, ध्वनि से कर सकते हैं। तो इंग्लिश में कितनी ध्वनियाँ हैं, 44 हैं, और 44 में से 20 हमारी वॉवल साउंड्स हैं, और कॉन्सोनेंट कितनी है, 24 हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब अगर इन्हीं की हम बात करें जो ध्वनियाँ हुई, अगर ध्वनियों के हम लिखित रूप की बात करें, है ना, तो ध्वनियाँ तो हम बोलते थे तो ओरल हो जाता है। अब इन्हीं को अगर हम लिखित रूप दे देते हैं, लिखते हैं कहीं पर, तो वही क्या बनकर आते हैं, लेटर बनकर आते हैं, अक्षर बनकर आते हैं, है ना। तो इंग्लिश में अगर हम लेटर्स की बात करें तो हमारे पास टोटल मिला के कितने हैं, 26 लेटर्स हैं, 26 हमारे पास अक्षर हैं। और अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ कि लेटर्स आर रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड्स। जो लेटर है ना, अक्षर हैं, ये ध्वनियों का लिखित रूप होते हैं। अब अगर इनका भी हम फर्दर क्लासिफिकेशन देखें तो हमने पहले की ध्वनियों की बात, जो कि क्या है, 44 हैं। अब उन्हीं ध्वनियों को कुछ साइन दे दिए गए तो वो क्या बन गए, लेटर बन गए। तो इंग्लिश में टोटल मिलाकर कितने लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं। इनको भी आगे बांटा गया, तो इनको भी वॉवल, जैसे वहाँ पर वॉवल साउंड्स थे, अब यहाँ पर वॉवल
क्या हैं, लेटर्स हैं। तो वोवेल लेटर्स आपको पता है इंग्लिश में कितने हैं, 5 हमारे हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। अब अगर कॉन्सोनेंट की बात करें तो अब इन्हीं को आप जो 5 लेटर्स हैं इनको आप छोड़ दीजिए 5 लेटर्स को, इनके अलावा जितने भी बचेंगे वो हमारे कॉन्सोनेंट लेटर्स हो जाएंगे, अक्षर हो जाएंगे। तो ये 2 चीज़ें हमने अब तक सीखी कि साउंड और लेटर क्या हुई, है ना। अब आगे चलते हैं कि अब अगला क्वेश्चन है कि भाई साउंड हो गया, लेटर हो गया, अब कहाँ पर हो सकते हैं, मीन्स कि वर्ड की हम बात करें। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं कि इंग्लिश में शुरुआत कहाँ से होती है, जनरली मुझे क्लास में जो आंसर इसका मिलता है वो ये बोलते हैं कि वर्ड से हुई। तो देखो वर्ड नहीं हुई, है ना, वर्ड के पहले भी क्या था, साउंड था, साउंड के बाद लेटर आई, है ना। अब और अगर आप चाहें तो लेटर को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में रख दिया गया तो ये क्या बन गए, अल्फ़ाबेट बन गए, है ना। अब आगे देखते हैं, अब इन्हीं लेटर्स में से क्या किया गया कि उनको एक साथ कलेक्ट किया गया, असेंबल किया गया और उनका कुछ मीनिंग निकला, तो वही क्या बन गए, हमारे वर्ड बन गए, जिनको हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। तो अगर हम शब्द को बोलना चाहें कि शब्द क्या है तो हम बोल सकते हैं अ वर्ड इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज मीनिंग व्हेन स्पोकन और रिटन। मतलब क्या है, शब्द क्या है कि शब्दों का समूह है या एक ही लेटर हो सकता है ना, हम अभी बात करेंगे। और जब बोला जाए या लिखा जाए तो उसका क्या निकलना चाहिए, मीनिंग निकलना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर देखो हैप्पी लिखा है, टीचर लिखा है ना, इन सबको क्या किया गया, कलेक्ट किया गया, तो इनका मीनिंग निकल कर क्या आता है। हैप्पी का मतलब खुश है, टीचर का मतलब शिक्षक है ना, ये सब हमको पता है। आगे आई देखो, अब वो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, अ लेटर भी लिखा है और ग्रुप ऑफ लेटर्स भी लिखा है। तो अ लेटर का मतलब आई में तो सिंगल ही लेटर है, तो क्या हुआ कि आई भी एक शब्द ही मानकर इंग्लिश में माना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, वर्ड। अब अगर वर्ड के बाद मैं जनरली पूछता हूँ कि वर्ड के बाद क्या आएगा, तो हमको जो आंसर मिलता है कि मुझे जनरली जो आंसर मिलता है वो ये मिलता है कि वर्ड के बाद, अच्छा ऐसा भी नहीं कि हमेशा मिलता है, कि ज़्यादातर केसेस में वर्ड के बाद जो मुझे आंसर मिलता है वो यही मिलता है कि वर्ड के बाद आता है हमारा सेंटेंस, है ना। अब यहीं पर हमसे थोड़ा सा हो जाती है गलती कि वर्ड के बाद डायरेक्टली क्या है, सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस बहुत बाद में, इसके पहले कुछ चीज़ें हैं और वही अगर हमको अच्छे से आती हैं तो हम न्यूज़पेपर क्या बोलने में क्या, इंग्लिश को लेकर के हमारी समझ भी अच्छे से डेवलप हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे, है ना, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब वर्ड के बाद सेंटेंस नहीं आएगा, फ्रेज आएगा। क्या आएगा, फ्रेज, जिसको हम क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्यांश। वाक्य का ये क्या होता है, अंश होता है, भाग होता है छोटा सा, है ना। देखो क्या लिखा है, अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ सिंगल आइडिया बट डू नॉट फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस। तो कहना क्या चाहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि क्या हो, शब्दों का समूह हो जो क्या करें, मीन्स एक सिंगल आइडिया के बारे में बात करते हैं लेकिन एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना पाते हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं, वाक्यांश बोलते हैं, वाक्य का अंश। मतलब क्या है कि वाक्य का छोटा सा हिस्सा होता है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, फ्रेज बोल देते हैं। अब हम जरा इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, गो एंड सिट इन द कॉर्नर। तो ये तो पूरा हमारा क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन अगर हम इसी में बात करें कि फ्रेज कौन सा है, तो फ्रेज की हम बात करेंगे कि इन द कॉर्नर, जो ये लिखा है छोटा सा इन द कॉर्नर, ये जो 3 वर्ड्स का जो पूरा ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, फ्रेज। अब मैं फिर से बता दूं, सिंपली अगर आप एक वर्ड लिखेंगे, है ना, मान लो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कॉर्नर, तो ये अपने आप में एक शब्द हो जाएगा और एक से ज़्यादा जैसे ही हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, फ्रेज हो जाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, शब्दों का समूह ही क्या होता है, फ्रेज होता है। आगे और देखो, आई शैल ईट अ लार्ज पिज़्ज़ा विद एक्स्ट्रा चीज़, है ना। तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है कि अ लार्ज पिज़्ज़ा कम, तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। क्लियर। अब फ्रेज तो ये हो गया, हम फ्रेज की डिटेल में चर्चा करेंगे आगे और, लेकिन अभी फिलहाल हम शॉर्ट में इसको रखते हैं, है ना। तो हमको फ्रेज समझ में आ गया क्या है, ये शब्दों का समूह होता है जो सिंगल आइडिया के बारे में बात करता है और कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकता। अब आगे देखो, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, देखो कि फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये बात हमको पता है कि शब्द जो फ्रेज होता है, वाक्यांश होता है, ये एक वाक्य का अंश होता है, सेंटेंस का पार्ट होता है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, इट डज नॉट हैव इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि मतलब क्या है कि फ्रेज का खुद का सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या है, वाक्य का अंश ही रहता है ना। तो हमको ये पता चल गया क्या, फ्रेज हमने शुरू कहाँ से किया था, साउंड से, फिर कहाँ है, लेटर, लेटर के बाद हमने क्या देखा, अल्फाबेट, अल्फाबेट से हमने लेटर लिया तो क्या बना, वर्ड, वर्ड से हमने क्या, वर्ड को एक साथ कलेक्ट किया तो क्या बने, फ्रेज बने, है ना। अब हम चलते हैं अपने आगे सेक्शन की तरफ। तो अगला जो हमारा पार्ट है दैट इज है क्लॉज। अब क्लॉज को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्लॉज मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, हिंदी में इसको बोलते हैं उपवाक्य, है ना।
उपवाक्य क्या होता है आप देखते हैं। उपवाक्य क्या लिखा है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड फंक्शनिंग एज अ मेंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस, है ना। अब देखो क्या लिखा है कि जो क्लॉज भी है ना वो भी क्या है, शब्दों का ही समूह है, लेकिन क्या है ना कि इसका खुद का सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट भी होता है, और क्या करता है, फंक्शनिंग मेंबर होता है किसका, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यानी कि जिनको आप क्या बोलते हैं मिश्रित वाक्य, और कंपाउंड सेंटेंसेस जिनको हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। इनके ये क्या होते हैं, सेंटेंस, इन्हीं की वजह से सेंटेंस से बनता है ना, क्लॉज से मिलकर के। तो ये हमको पता चला। आसान सी भाषा में बोले तो क्लॉज भी क्या होता है, शब्दों का समूह ही है, लेकिन फ्रेज और क्लॉज में अंतर क्या है कि फ्रेज का खुद का सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, मतलब खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है, लेकिन क्लॉज का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है ना। तो ये हमने सीखा। देखो एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस बट इट डज हैव सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। वही हमने बात बोला कि क्लॉज जो है ना ये भी सब क्या होता है, एक सेंटेंस का पार्ट ही है, लेकिन इसका खुद का सब्जेक्ट और वर्ब यानी कि फाइनाइट इसकी वर्ब एक होती है ना। तो ये हमको पता चला कि कहने का मतलब क्या है कि दोनों दो चीज़ों, मतलब हमारे जो फ्रेज और क्लॉज में एक चीज़ कॉमन है क्या, कि दोनों शब्दों के समूह हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस भी है। डिफरेंस क्या है कि फ्रेज का खुद का सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, लेकिन क्लॉज का खुद का सब्जेक्ट और वर्ब होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे, इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो टू कोचिंग, है ना। तो देखो यहाँ पर एक मैंने इसको अलग कलर से लिखा हुआ है, इसको भी अलग कलर से लिखा हुआ है। तो जो इफ इट रेन्स लिखा है एक ये क्लॉज है, और आई शैल नॉट गो टू कोचिंग एक ये क्लॉज है, मतलब दो क्लॉजेस को मिलकर के एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस बना रहे हैं, है ना। शी इज ब्यूटीफुल बट शी कुड नॉट विन द कंटेस्ट, है ना। आप देखो क्या है कि जो अलग कलर से लिखा हुआ है ये ब्लू, लाइट ब्लू कलर से, ये क्या है, भी फ्रेज है और सॉरी क्लॉज है, और बट के बाद जो लिखा हुआ है भी क्लॉज है। कहने का मतलब क्या है कि अब इसमें देखो शी सब्जेक्ट हो जाएगा और इज हमारा वर्ब हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो शी सब्जेक्ट हो जाएगा, नॉट यहाँ सॉरी हाँ मीन्स विन यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि मीन्स क्लॉज का खुद का सब्जेक्ट और वर्ब होता है ना। अब एक और ये बात होती है कि भाई इनका जो खुद का सब्जेक्ट वर्ब है तो सेंटेंस क्यों नहीं है। तो इनमें ये होता है कभी कभी ये पूरी मीनिंग देते हैं और कभी कभी नहीं भी देते हैं ना। जैसे ये वाला आप बोल के देखो, इफ इट रेन्स अगर बारिश होगी तो, आई शैल नॉट गो टू कोचिंग तो मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा। तो कहने का मतलब यह है क्या है कि आपने क्या बोला, अगर बारिश होगी तो, आगे क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं ना आप। तो कहने का मतलब है कि ये इनकम्प्लीट है, मतलब ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये आई शैल नॉट गो टू कोचिंग ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो मतलब क्या है कि डिपेंडेंट जो क्लॉज होती है वो पूरी मीनिंग नहीं देती है, तो इसलिए सेंटेंस नहीं हो सकता, है ना। तो ये दो चीज अब तक हमको ये इतनी चीजें क्लियर हो गई। एक बार फिर से हम पीछे रिपीट करते हैं। हमने शुरू किया किससे, साउंड, मतलब क्या है ना। साउंड के बाद क्या आया, लेटर आए, लेटर के बाद क्या है, वर्ड आया, वर्ड के बाद फ्रेज, फ्रेज के बाद हम कहाँ जा रहे हैं, क्लॉज की तरफ आप पहुंचे, है ना। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला जो हमारा हो गया, अब हमारा किसकी बारी आई, सेंटेंस की बारी आई। तो कहने का मतलब क्या है कि वर्ड के बाद डायरेक्टली सेंटेंस नहीं होता है, वर्ड के बाद फ्रेज आता है, फ्रेज के बाद क्लॉज, और क्लॉज के बाद क्या आएगा, सेंटेंस आएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं भाई सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है। तो जनरली जो हमको सेंटेंस की डेफिनेशन पता है वो ये होती है, ज्यादातर हमको देखने को भी यही मिलती है, और वो क्या है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। तो मतलब क्या है कि जो सेंटेंस होता है वो शब्दों का समूह है और क्या करता है, कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है। यही इस क्या करती है, चीजों को अलग इसको कर देती है। तो कहने का मतलब क्या है, फ्रेज भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, क्लॉज कभी कभी कंप्लीट मीनिंग देती है, कभी कभी नहीं देती है, लेकिन सेंटेंस हमेशा क्या करेगा, कंप्लीट मीनिंग देगा, है ना। तो ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। और देखो क्या होता है, एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे देखो आई लिव इन प्रयागराज, है ना। तो ये क्या है, एक सेंटेंस है, इसमें एक सब्जेक्ट भी और एक वर्ब भी, और साथ में क्या कर रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। आगे देखो, शी इज ब्यूटीफुल बट शी कुड नॉट विन द कंटेस्ट, ये तो हमने लिखा था पहले। तो देखो इसमें शी इज ब्यूटीफुल ये हमारा एक क्लॉज है, शी कुड नॉट विन द कॉन्टेस्ट ये भी क्या है, क्लॉज है। तो कहने का मतलब क्या है कि दो क्लॉजेस को मिलाकर भी एक सेंटेंस बन सकता है ना। तो ये हमारा हमने सीखा। आगे देखो, इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो टू कोचिंग ये भी क्या है, इसमें दो क्लॉजेस हैं, एक जो इफ इट रेन्स ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और आई शैल नॉट गो टू कोचिंग ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये दोनों मिलाकर भी क्या बना रही हैं, सेंटेंस बना रही हैं। अब आगे देखो कि अमित इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, इसमें क्या है कि ये पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट क्या है, सेंटेंस है। क्यों सेंटेंस है, क्योंकि ये पूरी मीनिंग दे पा रहा है। अमित क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो इतना हमको समझ में आया। क्या हमने सीखा अब तक, हमने सीखा ये कि इंग्लिश की अगर हम बात करें तो कहाँ से शुरू हुई, साउंड से। साउंड्स कितने हैं, 44,
44 में से हमने देखा कि वॉवल यानी कि 20 हैं और कॉन्सोनेंट 24 हैं। फिर हमने उन्हीं साउंड्स को क्या दिया, एक कुछ साइन दिए जिनको हमने क्या बोला, लेटर बोला। लेटर के बाद क्या बना, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ा के बाद अल्फ़ाबेट से हमने कुछ लेटर्स उठाए, उनका मीनिंग निकला क्या बना, वर्ड। वर्ड के बाद फ्रेज, फ्रेज के बाद क्लॉज, और क्लॉजेस के बाद क्या है, सेंटेंस। इसीलिए क्या लिखा होता है सेंटेंस की, अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो एक और हमको डेफिनेशन मिल जाती है, वो ये है कि सेंटेंस जो शब्दों का तो समूह है ही, साथ में सेंटेंस फ्रेजेस का भी कलेक्शन हो सकता है, क्लॉजेस का भी कलेक्शन हो सकता है ना, मतलब इन सब का भी क्लॉजेस, इन सब का भी कलेक्शन हो सकता है, तब वो सेंटेंस बना सकता है। तो ये हमने देखा सेंटेंस। अब हम आगे देखते हैं क्या देखो हमको मिलेगा, है ना। तो हम आगे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस की, एक वाक्य की संरचना क्या होती है, मतलब वाक्य में क्या क्या रहता है, ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं ना। तो देखो वाक्य की संरचना की हम बात करें तो जो हमको मिलेगा, जो आपको दिख रहा है फॉर्मूला टाइप में, है ना, जो लिखा हुआ है, और ये क्या है हम पढ़ेंगे भी। तो देखो लिखा है कि सब्जेक्ट लिखा है, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब लिखा है, फिर वर्ब लिखा है, वर्ब को मेन वर्ब भी बोल देते हैं, और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ना। तो ये हमारा क्या है कि मीन्स सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये हमारा पूरा क्या है, स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। मतलब ज़्यादातर केसेस में हमको यही स्ट्रक्चर मिलेगा, बस इसमें कुछ अलग से एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हो जाती हैं, है ना। और इसको बेस ऑफ इंग्लिश भी बोलते हैं। तो अगर आपको ये आता है तो आप न्यूज़पेपर भी पढ़ना भी सीख सकते हैं, नॉवल पढ़ना आ सकता है, बोलना आ सकता है, लिखना आ सकता है, हर चीज़ आपको आ सकती है। तो हम बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं, और अगर आप इसको अच्छे समझ लेंगे तो आगे की चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी, क्योंकि जो हमने सीरीज़ शुरू की है ये काफ़ी लंबी चलेगी, तो आप कंटिन्यूसली इसको फॉलो कर सकते हैं और हम देख सकते हैं ना। अच्छा, कई बार हमको क्या मिलता है, ये स्ट्रक्चर मिलता है कि सब्जेक्ट लिखा होता है, वर्ब लिखा होता है, ऑब्जेक्ट लिखा होता है। तो ये भी वही सेंटेंस है, बस वर्ब को हमने आगे दो पार्ट में कर दिया, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को, है ना। तो चाहे आप ये बोलो कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये भी वही है, और सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये भी वही है ना। हाँ, बस आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, जैसे पहले वाले के हिसाब से चले तो क्या है, अमित इज रीडिंग न्यूज़पेपर, है ना। या यहाँ पर हम द लगा सकते हैं या अ लगा सकते हैं ना, एक चीज़ आप लगा लेंगे, ठीक है, तो और अच्छा हो जाएगा। अमित इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो देखो हमारा अमित सब्जेक्ट हो जाएगा, इज हेल्पिंग अब हो जाएगा, रीडिंग क्या हो जाएगा, वर्ब, और न्यूज़पेपर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाले के हिसाब से चले तो देखो ही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, इज हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब, और अ गुड बॉय, हालांकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन हम मान के फिलहाल के लिए भी यही चल रहे हैं। तो ये हमने सीखा क्या कि स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, है ना। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको इतनी समझ में आई होंगी। अब हम चलेंगे आगे की तरफ, है ना। तो अब अगर हम देखें कि सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं, तो सेंटेंस के पार्ट्स, अभी तक हमने क्या देखा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा है। अब हम सेंटेंस के पार्ट्स देखेंगे, है ना। तो सेंटेंस के पार्ट्स की अगर हम बात करें तो जनरली हमको क्या पता है, सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं मेजर, है ना। मेजर हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, दो हैं। और क्या लिखा हुआ है देखो, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। पहला क्या है, नंबर 1 हमारा है सब्जेक्ट, दूसरा क्या है, प्रेडिकेट, है ना। और एग्जाम्पल देखते हैं, तो कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट को आप क्या बोलते हैं, हम कर्ता बोलते हैं, प्रेडिकेट को क्या बोलते हैं, विधेय बोलते हैं ना। देखो आगे क्या लिखा है कि नेहा इज मेकिंग पीसेस ऑफ ब्रेड। तो नेहा को जो अलग कलर से लिखा गया है ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और इज मेकिंग अप पीसेस ऑफ ब्रेड क्या हो जाएगा, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आप सब्जेक्ट को अलग कर दीजिए, जितना पोर्शन बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, यानी विधेय हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग इन द क्लासरूम। तो जो आई लिखा है ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और आई एम स्टडिंग इन द क्या हो जाएगा, क्लासरूम, ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यू वर वॉचिंग वीडियोस, तो यू क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, वर वॉचिंग वीडियोस क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है, प्रशांत हैज़ गॉन फॉर एसएसबी इंटरव्यू, है ना। तो प्रशांत हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और हैज़ गॉन फॉर एसएसबी क्या हो जाएगा, ये इन मीन्स प्रेडिकेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि सेंटेंस के पार्ट्स अगर हम देखें तो ध्यान रखिएगा, इस सेंटेंस के हम टाइप्स की बात नहीं कर रहे हैं, पार्ट्स की बात कर रहे हैं, भाग की बात कर रहे हैं ना, वाक्य के भाग, प्रकार नहीं, है ना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, दो होते हैं, कौन कौन से, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा उसमें हम क्या देखेंगे कि मीन्स आगे की कहानी, मतलब क्या है कि सब्जेक्ट के पार्ट्स भी हो सकते हैं क्या, प्रेडिकेट के भी पार्ट्स हो सकते हैं क्या, इन सब को हम देखेंगे, है ना। तो हमने आज का हमारा जो सीरीज़ कहाँ से शुरू हुआ हम एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर हम आज यहीं पर मीन्स ये सेशन कंप्लीट करेंगे, और अगले सीरीज में हम मीन्स जो हमारा अगला पार्ट रहेगा उसमें हम देखेंगे आगे की चीज़ें, मतलब इनसे आगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज हमारी है ना कहाँ से शुरू हुई,
साउंड से यानी कि ध्वनि से। कितने साउंड से? 44 साउंड से। और 20 वोवल साउंड से और 24 कॉन्सोनेंट साउंड से। इन्हीं साउंड्स को जब हमने कुछ चिन्ह दिए, जिनको हम साइन दिए, तो क्या बन गए? लेटर बन गए। कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स हैं। क्लियर। अच्छा, हम आगे सीखेंगे ये भी कि जो भाई क्वेश्चन ये आ सकता है दिमाग में 44 साउंड्स हैं, बाकी के साउंड्स कहाँ गए, क्योंकि लेटर्स तो हमारे पास 26 हैं। तो इसका जवाब हम आगे देखेंगे, है ना। हाँ, तो लेटर्स कितने हो गए? 26। इनको भी दो पार्ट में किया गया है, कौन कौन से? वोवेल और कॉन्सोनेंट, है ना। तो ये हमको अच्छे से पता हो गया। आगे हमने देखा कि जब हम लेटर्स को एक साथ कलेक्ट करते हैं, असेंबल करते हैं और कुछ उनका मीनिंग निकलता है, तो क्या बनते हैं? वर्ड बनते हैं। वर्ड के बाद डायरेक्ट सेंटेंस नहीं आता है, उसके बाद आएगा फ्रेज यानी कि वाक्यांश, और वाक्यांश के बाद क्लॉज। फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस, पहले सिमिलैरिटी देखें। दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही क्या है? सेंटेंस के पार्ट्स हैं, और दोनों में क्या है? शब्दों का समूह है। लेकिन दोनों में डिफरेंसेस भी हैं। फ्रेज का खुद का सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, लेकिन क्लॉज का होता है ना। यस। और क्लॉज के अगर हम टाइप्स की बात करें, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, है ना। इनको भी हम डिटेल में आगे देखेंगे। फिर हमने देखा कि सेंटेंस आता है। सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का समूह होता है। और फिर हमने क्या देखा कि स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना। ये हमने देखा। फिर हम आगे बात करें कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो वाक्य के कितने भाग होते हैं? हमने 2 भाग होते हैं, हमने ये सीखा। कौन कौन से? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, है ना। अब इनकी हम डिटेल में करेंगे चर्चा। मतलब क्या है कि ये जो हमने देखा है ना फॉर्मूला, ये इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे की सेशन में, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा मीन्स। तो अगर आपको पसंद आया तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, है ना। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके लिए भी रेडी रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब